हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। और हम पढ़ रहे हैं बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। जी हाँ, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो बच्चों वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में आज हम लोग थ्योरेटिकली इसको खत्म करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने जहां छोड़ा था चलते हैं उसके आगे। देखिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन सर्टेन कंडीशन, कि हमारी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है उसको अलग अलग कंडीशन में हम लोग कैसे वैल्यूड करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ देखिए आपके पास, व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिकल टू कैलकुलेट द कॉस्ट द फॉलोइंग मेथड मे बी फॉलोड टू असर्टेन द कॉस्ट। देखिए, यानी कि बोल रहा है अगर जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करना इम्प्रैक्टिकल हो, यानी कि पॉसिबल नहीं हो, तो आप क्या करेंगे सर। दो मेथड है, एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक होता है हमारे पास रिटेल मेथड। देखिए, पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड की। नाउ इसमें लिखा हुआ देखिए, ध्यान रखिए, दैट दीज मेथड मे बी यूज्ड फॉर कन्वेंस इफ द रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली टू द एक्चुअल कॉस्ट। तो भाई ये बोल रहा है कि ये मेथड ठीक है, आप काम में ले सकते हैं अगर ये एक्चुअल कॉस्ट के आसपास आपको कैलकुलेशन करके देते हैं उस केस में। तो यहां देखिए बेटा, हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात कर रहा है। इट टेक्स इनटू अकाउंट नॉर्मल लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, supplies, labor, efficiency and capacity utilization। ठीक है, now it must be regular, viewed and revised। तो इसको आपको रेगुलर रिव्यू करते रहना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए कि जो भी चेंजेस हों उन चेंजेस को आप कंसिडर करेंगे, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द करंट कंडीशन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई जो आप ओवरऑल जितना एक्चुअल खर्चा कर रहे हैं उसके हिसाब से एज एन स्टैंडर्ड कॉस्ट आप अपनी फिक्स कर लें और वो कॉस्ट आप चार्जिंग करते रहें। लेकिन देखिए क्या होता है, अलग अलग प्राइजेस जो हैं हमारे फैक्टर्स के वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये बोल रहा है कि इस मेथड को हमें कंटिन्यू रिव्यू करते रहना चाहिए और जो भी कंसिडरेबल चेंजेस हैं वो करते रहने चाहिए। देखिए, अगला है मेरे पास रिटेल मेथड। देखिए, रिटेल मेथड क्या होता है बच्चों। रिटेल मेथड सर ऐसा होता है जहां जो यूनिट्स हैं वो आपस में इंटरचेंजेबल है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए, जैसे मेरे पास एक कैलकुलेटर रखा है, मैं इस कैलकुलेटर का बिजनेस करता हूं। अब मेरे पास इस कैलकुलेटर के 1000 पीस रखे हुए हैं गोडाउन के अंदर। ठीक है, अब पता है कि सारी यूनिट एक जैसी है, ऐसा तो है नहीं ना कि कुछ यूनिट अलग है कुछ यूनिट अलग है। तो ऑलमोस्ट जैसे सारी यूनिट मेरे पास एक जैसी है ये, और इन सब पे फॉर एग्जांपल हम लोग जो मार्जिन लेते हैं वो सेम है। फॉर एग्जांपल 20% मार्जिन पे हम बिजनेस कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान रखिए कि अगर आप जो गुड्स बेच रहे हैं वो इंटरचेंजेबल है, यानी कि एक जैसी यूनिट है और उन पे जीपी मार्जिन भी क्या होता है, सेम होता है, तो फिर इस मेथड को हम लोग काम में लेते हैं। ठीक है, इस मेथड को कैसे काम में लेते हैं, देखो बड़ा आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लेता हूं कि इस कैलकुलेटर की एक की एमआरपी कितनी, 100 रुपए, मेरे पास 1000 पीस है, तो भाई एक की एमआरपी 100 रुपए, तो 1000 कितने के हो गए, 1 लाख रुपए एमआरपी के हो गए। अब मैंने कहा मैं तो 20% कमाता हूं एमआरपी पे, 1 लाख का 20%, 20,000 का प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप 1 लाख रुपए में से 20,000 का प्रॉफिट माइनस कर देंगे, यानी कि कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 80,000 रुपीज आ जाएगी। तो बेटा रिटेल मेथड इस तरीके से यूज किया जाता है कि हम क्लोजिंग स्टॉक का जो सेलिंग प्राइस है वो लेते हैं, उसमें से हम लोग जो हमारा कंसिडरेबल जीपी है वो जीपी लेस कर देंगे, अल्टीमेटली हमको क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट पता पड़ जाएगा। तो इसमें आप देखिए बेटा, इट इज जनरली यूज्ड इन द, देखो क्या लिखा हुआ, इन रिटेल बिजनेस, है ना। जैसे ग्रोसरी वालों का रिटेल बिजनेस है या बेकरी के जो आइटम बनाते हैं इन लोगों का रिटेल बिजनेस है। ठीक है, व्हेन इट इज difficult to ascertain the cost of individual item, it is applicable when item of inventory are rapidly changing item and have similarly margin and for which it is impracticable to use the other costing method। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि ग्रोसरी मर्चेंट है साहब, किराने की दुकान वाला है। अब उसके यहाँ तो अलग अलग ब्रांड के फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट रखे हुए हैं, बिस्किट्स रखे हुए हैं। अब अलग अलग कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, बबूल है और केश और वो कांति फांति पता नहीं कौन सा है ना, मल्टीपल ब्रांड्स उनके पास रखे हुए हैं। अब आप एक एक पीस का है तो वैल्यूएशन करो, मुश्किल है। आप एक काम करो, सबका एमआरपी जोड़ लो फटाफट, वो काम आसान है। सबका एमआरपी जोड़ के और एक स्टैंडर्ड में आपको बताओ इन चीजों में 10% का मार्जिन होता है, 10% का प्रॉफिट लेस कर दो तो इन सारे स्टॉक की कॉस्ट आपको पता लग जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग फ्रॉम द सेल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ जीपी The percentage used takes into consideration the inventory that has been marked down
टू बिलो इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। लास्ट लाइन को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं ताकि आप समझें इसको। इसमें लिखा हुआ है द परसेंटेज यूज्ड टू टेक इनटू द कंसिडरेशन द इन्वेंटरी दैट हैज बीन मार्क डाउन टू बिलो इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो हम इसको यूज करेंगे बिलो सेलिंग प्राइस लाने के लिए, सेलिंग प्राइस से नीचे लाने के लिए हम जीपी को लेस करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट है नेट रियलाइजेबल वैल्यू का। देखिए बच्चों, व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू? देखिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू बड़ी आसान है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये कैलकुलेटर, ठीक है, ये कैलकुलेटर का फॉर एग्जांपल जो सेलिंग प्राइस है वो है 100 रुपीज, लेकिन ये जो कैलकुलेटर है ये एक ब्रोकर के थ्रू बिकता है, डायरेक्ट नहीं बिकता है, और ब्रोकर ब्रोकरेज लेता है 5%। तो मेरा कैलकुलेटर 100 रुपीज में बिकेगा और 5% तो ब्रोकर ही ले जाएगा। तो 100 में से 5 रुपीज ब्रोकर ले जाएगा तो आपके पास कितना आएगा सर? 100 में से अगर 5 रुपीज आपका ब्रोकर ले जाएगा तो आपके हाथ में तो 95 आएगा। तो देखो मार्केट प्राइस तो 100 है, लेकिन एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है सर? 95 है ना। तो ध्यान रखिए एनआरवी कैलकुलेट कैसे होती है सर? एनआरवी कैलकुलेट करने का तरीका होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस माइनस नेसेसरी एक्सपेंस फॉर सेल्स। तो जो आपके हाथ में नेट पैसा आएगा ना उसको हम बोलते हैं एनआरवी। ठीक है, नाउ द एनआरवी मींस एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मींस the estimated selling price in ordinary course of business less estimated cost of completion and estimated cost of necessary to make the sale। ये देखो पूरा फॉर्मूला इसलिए बता रहे हैं, बोल रहा है कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कैलकुलेटर इस हालत में खाली बिना बॉक्स के है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो ब्रोकर है उसने कहा सर इसको बॉक्स में तो डाल के दो, बिना बॉक्स के कैसे बिकेगा? मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो अब नेसेसरी खर्चा क्या लगेगा? फॉर एग्जांपल अगर 2 रुपए का बॉक्स आता है तो 2 रुपए का बॉक्स भी इसमें लगाना पड़ेगा। तो आप देखिए 100 रुपीज में बोल रहा है ब्रोकर के सर आप इसको बॉक्स में दो तब 100 रुपए का बिकेगा, ऐसे नहीं बिकेगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं, बॉक्स भी लग रहा है 2 रुपए का। तो आप समझो 100 रुपीज में से 5 रुपीज तो ब्रोकरेज के माइनस हो जाएंगे और 2 रुपए उस बॉक्स के माइनस हो जाएंगे, है ना, जो कार्टन बॉक्स में जिसको आप इसमें देंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर अभी आपको कुछ कॉस्ट और लगानी है ना, तो भी उसको माइनस करेंगे और जो आपके नेसेसरी एक्सपेंस है वो तो माइनस करने ही हैं। Now the net reliable value is estimated on the basis of the most reliable evidence at the time of valuation. Now estimation of the net reliable value also take into account for the purpose for which the inventory is held. Estimation of NRV is made as at each balance sheet date. तो बोला सर जो भी आपकी बैलेंस शीट डेट होगी तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा NRV। चलिए अब आप समझिए कि एस्टिमेशन ऑफ एनआरवी जो है वो किस तरीके से काम में आएगा। चलिए तो मैं आपको बताता हूं कि जो गुड्स का वैल्यूएशन करेंगे, गुड्स का वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली देखिए बेटा, रॉ मटेरियल का जब आप वैल्यूएशन करते हैं तो सर रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन है वो फिनिश गुड्स के हिसाब से किया जाता है। कैसे समझिएगा आप, मैं आपको बताता हूँ। चलिए बच्चों, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन किस तरीके से किया गया। बच्चों ध्यान रखें, अगर फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन आपने किया है किस पे? कॉस्ट पे। तो ये चीज ध्यान रखें, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन भी किस पे होगा सर? कॉस्ट पे होगा। ठीक है, तो अगर फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन कॉस्ट पे किया गया है तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन भी कॉस्ट पे किया जाएगा। लेकिन अगर आपने फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे किया है तो फिर आप ध्यान रखें कि उस केस में रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन होता है वो कॉस्ट और, अब वैसे तो एनआरवी है पर यहां पर एनआरवी की जगह हम एक वर्ड काम में लेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है बेटा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये होती है कि जिस रेट पे आपने रॉ मटेरियल लिया था उसका अभी सप्लायर क्या रेट नया चार्ज कर रहा है वो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रॉ मटेरियल काम में लेते थे, वो बेसिकली 50 रुपए का था, अभी रॉ मटेरियल का रेट अगर 48 रुपए चल रहा है, यानी कि नया अगर मैं सप्लायर से मंगाऊंगा तो 48 रुपए में आ जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? उसको हम लोग बोलेंगे रिप्लेसमेंट प्राइस। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखें, अगर फिनिश गुड्स किस पे चलता है सर? अगर फिनिश गुड्स एनआरवी पे चलता है तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी का मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, विच एवर इज लोअर पे वैल्यूएशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं इसको।
एस्टिमेशन ऑफ नेट रिलाइजेबल वैल्यू। इसमें लिखा हुआ है द नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द मटेरियल एंड द अदर सप्लाई held for use in production of finished goods, it is estimated as under. Now the finished product in which raw material and supply used is sold at cost or above the cost, यानी कि finished goods जो है वो cost या above the cost चल रहा है, then the estimated reliable value of the raw material and supply is considered more than its cost. तो फिर उस केस में हम raw material को भी cost पे वैल्यूएशन करेंगे। इसका ये मतलब है therefore inventory of raw material will be valued at cost। ठीक है सर। आगे, if finished product in which the raw material and supply used is below cost, यानी कि finished goods का वैल्यूएशन ही below cost चल रहा है, then the estimated realizable value of the raw material or supply is equal to replacement price of the raw material, और supply and this raw material will be valued at the replacement price। तो फिर बोल रहा है उस केस में हमें replacement price को यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे, cost of raw material यानी कि इनपुट की cost। Now the inventory of the input should be valued at the net of the input duty. What it means, in other words, the specified duty paid on input will not form part of the cost of inventory। ठीक है सर। तो जो टैक्स आपने पे किया है रॉ मटेरियल इनपुट पे, उसका हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें लेस करके नेट वैल्यू पे इनपुट को शो करना चाहिए। In some cases the same item of the input can be obtained from different sources. Some of them may be able to provide the required document evidencing payment of duty, while other may not be able to provide the required document. In such cases where it is not possible for buyer to take the advantage of SENVAT or MODVAT, MODVAT पहले चलता था, नया नाम है SENVAT credit, the closing stock of raw material input of such item should be valued inclusive of specific duty of input। अच्छा सर, क्या मतलब है? सुनिएगा बेटा, इसका क्या मतलब है, बड़ा आसान सा मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि भाई आपने जब रॉ मटेरियल खरीदा है और आपने टैक्स का पेमेंट किया है, तो देखिए नॉर्मल सी बात है कि आपको अगर इनपुट क्रेडिट लेना है, आईटीसी लेना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। तो अब ये यूँ बोल रहा है कि भाई हमने जो रॉ मटेरियल खरीदा है सर, वो उसमें से कुछ जगह से जहाँ से हम खरीदते हैं वहाँ के तो डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन कुछ जगह से जहाँ से हम खरीदते हैं वहाँ के डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये बोल रहा है कि अगर ऐसा केस है जहां आपको डॉक्यूमेंट अवेलेबल अगर नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप ये चीज ध्यान रखें, आपको आईटीसी से उसी पार्ट का मिलेगा जिसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तो करना क्या है, अगर डॉक्यूमेंट है तो आप टैक्स को माइनस कर दें, है ना, इन द केस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। लेकिन अगर आपके पास आईटीसी के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर वो जो टैक्स आपने पे करा है दैट विल बी पार्ट ऑफ कॉस्ट, उसे हमें कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। कंपेरिजन बिटवीन कॉस्ट एंड एनआरवी। तो ये बोल रहा है सर दैट द कंपेरिजन बिटवीन कॉस्ट एंड एनआरवी शुड बी मेड आइटम बाय आइटम और बाय ग्रुप ऑफ द आइटम्स। ठीक है, तो बोल रहा है हम जब कंपैरिजन करेंगे तो एज पर कंडीशन देखना पड़ेगा, भाई आइटम आइटम करना है या फिर ग्रुप बाय ग्रुप। तो कंपैरिजन आप करके वैल्यूएशन करेंगे विच एवर इज लेस पे। चलिए डिस्क्लोजर क्या दे रहे हैं सर, ध्यान रखिए AS2 का डिस्क्लोजर। तो आप क्या डिस्क्लोज करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग। क्या क्या डिस्क्लोज करना है सर, अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन मेजरिंग द इन्वेंट्री, आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी है, कॉस्ट फॉर्मूला यूज, कौन सा कॉस्ट फॉर्मूला यूज करा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री को कितने पार्ट में आपको दिखाना है, समझिएगा सर इन्वेंट्री को आपको दिखाना है रॉ मटेरियल कितने का है, WIP कितने का है, फिनिश गुड्स कितने का है, स्टॉक एंड ट्रेड कितने का है इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स एक्वायर फॉर ट्रेडिंग, देन स्टोर एंड स्पेयर, ये भी कोई क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है, ये लूज टूल्स एंड अदर्स। तो सर ये आपको सारे हेडिंग में दिखाना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से हेडिंग में हमारे पास कितने कितने का गुड्स अवेलेबल है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा इस एस्पेक्ट का। एक्चुअल में जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो तो है AS2 का यही। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं अब हम इसके न्यूमेरिक पार्ट को। इसमें देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा लिमिटेड सेल्स बियर टू कस्टमर्स, some of the customer consume the beer in the bar run by the Alpha Limited, and while leaving the bar the consumer leave the empty bottle in the bar
The company take possession of these empty bottle. The company has let down a detailed internal record procedure for accounting for these empty bottle, which are sold by the company by calling for the tender, keeping in the view. क्वेश्चन समझिए बेटा। क्वेश्चन ऐसा है कि कंपनी का जो अल्फा लिमिटेड है ये बियर सेल करते हैं, अल्कोहल प्रोडक्ट। इन्होंने अपने बार खोल रखे हैं, तो इनका कहना ये है कि भाई कस्टमर जब बियर बार में आता है और अल्कोहल बियर कंज्यूम करता है और उसके बाद जब वो लोग बार छोड़ के जाते हैं तो बॉटल वहीं छोड़ जाते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर है यार, अब कोई बॉटल तो लेके जाएगा नहीं ना, तो बॉटल वहीं छोड़ जाते हैं। कंपनी क्या करती है इस रिगार्डिंग, कंपनी ने इस रिगार्डिंग एक प्रोसीजर फॉलो कर रखा है जिसके अकॉर्डिंग कंपनी उन बॉटल्स को अच्छे से रखती है बाद में स्टॉक में, और फिर टेंडर करके, है ना, जो स्क्रैप वाले होते हैं उनसे टेंडर करके उन बॉटल्स को बेचती है। कंपनी को पैसा तो मिल रहा है, कंपनी को कमाई तो हो रही है। अब इस चीज को मुझे माइंड में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। डिसाइड वेदर द इन्वेंट्री ऑफ द एम्प्टी बोतल इज एन एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो सर ये जो बॉटल्स का स्टॉक है, क्या मैं ऐसे एसेट्स मान लूं? सबसे पहली बात तो सर पैसा तो मिल रहा है, ठीक है, तो अभी हम एसेट्स की डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम लोग उसको डिसाइड करेंगे। इफ सो, अगर ऐसा है, आप एसेट्स मानते हैं, वेदर द इन्वेंट्री ऑफ द एम्प्टी बॉटल existing as on the date of the balance sheet to be considered as inventory of the company and valued as per AS2, or is to be treated as scrap and showed as net value for the corresponding credit to other income। चलिए फिर ये बता रहा है कि अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो फिर आगे आप आंसर करें कि इन बॉटल्स को आप एज एन एसेट्स दिखाएंगे, इन्वेंट्री का पार्ट, या अदर इनकम में शो करेंगे, ठीक है। चलिए सर, तो हम चलते हैं सबसे पहले तो एनालिसिस पे कि भाई एसेट्स की डेफिनेशन में आता क्या है। Now the tangible object or intangible right carrying probable future benefit owned by enterprises are called assets. The company sell this empty bottle by calling tenders. तो सर इसको आप तो बेच रहे हो, so what it means? It means further benefit are accrued on its sale. बेचोगे तो पैसा तो मिलेगा, तो कंक्लूजन आ गया। Therefore, empty bottle are assets for the company because these will going to provide benefit for company. बेचेंगे तो पैसा तो आएगा ना सर, तो पहली बात तो ये एसेट्स में माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हुआ पहला पार्ट कि हाँ सर एसेट्स तो मानेंगे। अब बात आती है दूसरी की, यार आपने एसेट्स तो मान लिया, अब इसको एज एन एसेट्स इन्वेंट्री दिखाएंगे या अदर इनकम में शो करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इन्वेंट्री में आता क्या क्या है ना, हम लोग उसको किस तरीके से डिटेल एनालिसिस करेंगे। As per AS2, the valuation of inventory are assets held for sale in ordinary course of business। ये इन्वेंट्री का डेफिनेशन है। Inventory of empty bottle existing on the balance sheet date is inventory, and Alpha Limited has detailed control recording and accounting procedure which duly signified its materiality। तो बोल रहा है कि भाई देखो ये मटेरियल है, ये तो इसी बात से पता पड़ रहा है ना, क्योंकि अल्फा लिमिटेड क्या कर रही है, इनका डिटेल रिकॉर्डिंग अपने पास रख रही है, तो बिल्कुल ये कंपनी के लिए कहीं ना कहीं मटेरियल आइटम है। कंक्लूजन क्या है सर? कंक्लूजन है मेरे पास, इन्वेंट्री ऑफ द एम्प्टी बॉटल कैन नॉट बी कंसीडर एज स्क्रैप, तो इसलिए हम इसको स्क्रैप नहीं मान सकते, एंड इट शुड बी वैल्यूड एज पर इन इन्वेंट्री एज पर AS2। तो सर हम इनका वैल्यूएशन करेंगे एज पर AS2। तो दो पार्ट थे, पहली बात तो सर एसेट्स मानना है नहीं मानना है, नहीं सर बिल्कुल एसेट्स मानना है। नंबर 2, ठीक है सर, अगर आपने इसको एसेट्स मान ही लिया है तो सर एसेट्स मानने के बाद क्या इस एसेट्स को हम लोग को इन्वेंट्री में शो करना है या फिर हमको इसको एज अदर इनकम मानना है, ठीक है। चलिए तो दोनों कंक्लूजन आ गए हमारे पास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैंसी टेरी टॉवल्स। चलिए तो टॉवल्स बनाते हैं एंड वैल्यूड इट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट रिलाइजेबल वैल्यू इंक्लूजिंग ऑफ, क्या इंक्लूसिव करते हो, इंक्लूजिंग ऑफ प्रॉफिट एंड एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव, ठीक है। नाउ फर्म कॉन्ट्रैक्ट had been received and goods were packed for export, but the ownership in these goods had not been transferred to the foreign buyers। ठीक है साहब, तो भाई आपने गुड्स बना दिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन अभी तक आपने इनको जो फॉरेन बायर्स है उनको अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है, ठीक है सर, बड़ी अच्छी बात है। कमेंट ऑन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बाय द कंपनी, तो आपको कंपनी की इस पॉलिसी पे एक कमेंट करना पड़ेगा। चलिए सर, इसमें देखिए अब आपके पास आंसर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 दैट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री स्टेट क्या बोलता है, द इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ
lower of historical cost and net realizable value. The standard में क्या लिखा हुआ है सर, at certain stage in specific industry, कि भाई कुछ इंडस्ट्री को हमने छूट दे रखी है, specific industry such as when agriculture crop have been harvested or mineral ores have been extracted, performance may be sustainable completed prior to the execution of the transaction जनरेटिंग रेवेन्यू। देखिए ये कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसके अंदर आपके पास रेवेन्यू जनरेट करने के पहले लगभग ये सारा काम हो गया, आपने हार्वेस्टिंग का काम कर लिया कंप्लीट, बस अब सेल करना ही बाकी है, तो वहां पर कुछ अलग रूल हैं। बट इन सच केसेस व्हेन सेल इज एश्योर्ड अंडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट गारंटी और व्हेन मार्केट एग्जिस्ट एंड देयर इज अ नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ फ्यूचर फेलियर टू सेल। तो ये बोल रहे हैं सर अगर ऐसा है कि यहाँ पर हमने जो काम कर रखा है गुड्स हमने बना लिया और उसका लगभग कंफर्म है कि बिक जाएगा, मतलब बहुत नेग्लिजिबल रिस्क है इस केस में, तो फिर ये क्या बोल रहा है, द गुड्स आर ऑफन वैल्यूड एट NRV एट सर्टन स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन। तो हम अलग अलग स्टेज पे इसको NRV पे वैल्यूड करते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे टेरी टावल में। तो क्या टेरी टावल एग्रीकल्चर में आता है क्या सर? द आंसर इज नो। ठीक है, बड़ा वाला नो है सर। टेरी टावल डू नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप और द मिनरल ऑर्स। अकॉर्डिंगली टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्ट स्टेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो फैंसी टेरी टावल है, शुड हैव बीन वैल्यूड एट द लोअर ऑफ द कॉस्ट और NRV। तो हमें क्या करना चाहिए सर, हमें कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस पर इसका वैल्यूएशन करना चाहिए, ना कि डायरेक्ट NRV पे, है ना, नॉट एट द NRV। फर्दर एक्सपोर्ट इंसेंटिव आर रिकॉर्डेड ओनली इन द ईयर व्हेन एक्सपोर्ट सेल टेक प्लेस। तो बोल रहे हैं आपने एक्सपोर्ट इंसेंटिव को भी पहले काउंटर कर लिया, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, पर ये बोल रहे गलत है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव जिस साल हमको मिलते हैं, कब मिलेंगे सर? जब आप सेल करेंगे तो तब मिलेंगे ना, आप उसको अभी से काउंटर कैसे कर रहे हो? ठीक है, तो ये कंपनी का जो काम है ये गलत काम है सर। चलिए, द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर वैल्यूइंग इट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है सर, तो ये जो पॉलिसी है कंपनी की सर ये करेक्ट नहीं है ना। तो बेसिकली आपको सर जो वैल्यूएशन करना चाहिए वो वैल्यूएशन करना चाहिए हमको कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस के हिसाब से। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहे हैं कि इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जब हम इन्वेंट्री कॉस्ट निकालते हैं, इट इज अप्रोप्रिएट टू एक्सक्लूड सर्टेन कॉस्ट। तो बोला कुछ आइटम को आप है ना कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हो, बल्कि कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? सो रिकॉग्नाइज देम एज एक्सपेंस। तो हम उन्हें एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इन द पीरियड इन विच दे इनकट। तो भाई जिस साल होते हैं ना, हम तो उन्हें उस साल का एज एक्सपेंस मान के रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए अच्छा करते हैं। प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ सच कॉस्ट एज पर AS2। तो बच्चों जब हम इसका थियोरेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बोला था एबनॉर्मल लॉस, स्टोरेज कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम लोग एक्सपेंस करते तो हैं बट इट विल नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, दैट मीन्स इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, चलिए तो वही आंसर आएगा यहाँ पे। Now as per AS2 valuation of inventory, certain costs are excluded from the cost of inventory and are recognized as expenses in the period in which they incurred। तो बोले जब होता है ना तब हम उस ईयर का एक्सपेंस मान लेते हैं। पहला है abnormal amount of wastage of material, labor and other production cost। तो एक तो abnormal loss आपका आ गया। नंबर 2 देखिए बेटा सर, स्टोरेज कॉस्ट, unless these costs are necessary in the production process prior to a further प्रोडक्शन स्टेज। देखिए मैंने आपको एग्जांपल भी इसका दिया था, मैंने आपको वहां बोला था कि प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं और हम लोग स्टोरेज कॉस्ट की बात करते हैं तो मैंने आपको कहा था भाई एक गोडाउन में तो आप रॉ मटेरियल रखते हो और दूसरे गोडाउन के अंदर आप लोग क्या करते हो बेटा, दूसरे गोडाउन के अंदर आप लोग फिनिश गुड्स रखते हो। तो बेटा जिस गोडाउन में आप रॉ मटेरियल रखते हैं उस गोडाउन में तो आपको जो रेंट देना पड़ा दैट विल बी पार्ट ऑफ कॉस्ट, लेकिन जहां आप फिनिश गुड्स रख रहे हैं वो जो रेंट आप पे करेंगे दैट विल नॉट फॉर्म आवर पार्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। फिर आगे मेरे पास है सर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, है ना। तो ऑफिस में देखिए जो भी हमारा काम चलता रहता है और हम जैसे अकाउंटेंट को सैलरी दे रहे हैं या ऑफिस से रिलेटेड जो खर्च है विच आर नॉट रिलेटेड with the inventory to bring the inventory in the present condition and location। तो क्योंकि उनका इन्वेंटरी से लिंक नहीं होता है इसलिए इसको भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये तो वैसे भी क्या होता है गुड्स बनने के बाद आप सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं ना बेटा, तो वो इसमें ऐड नहीं होगा।
तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके थे। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। द कंपनी एक्स लिमिटेड हैज टू पे फॉर डिले इन कॉटन क्लियरिंग चार्जेस। ठीक है, कंपनी को कुछ चार्जेस देने हैं उन्होंने, क्योंकि क्लियरिंग लेट कराया था तो डिले हो गया, डिले के लिए हमको कुछ पैसा देना पड़ गया। अप टू 31st मार्च हैड इनकर्ड सच चार्जेस इन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो कंपनी की क्या पॉलिसी है सर? कंपनी की ये पॉलिसी है कि कंपनी अभी तक तो क्या करती थी कि आपको क्लियरिंग चार्जेस आपने पे करे, डिले की हो गया, डिले की वजह से आपने एक तरह देखा है तो पेनल्टी आपने दी, तो अभी तक तो हम क्या करते हैं, इन्वेंटरी के कॉस्ट में ऐड कर देते। ठीक है, दिस बीइंग इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, तो बोल रहा है इंटरेस्ट के नेचर का है, एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू एक्सक्लूड सच चार्जेस फ्रॉम द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 10-11। अब एक्स लिमिटेड चाहता है कि सर अब हम क्या करें, सर अब हम ये चाहते हैं कि आने वाले सालों में हम इसे जो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट है उसमें हमें ऐड इसको नहीं करना चाहिए। तो सर अगर आप इसको इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं करना चाह रहे हैं तो अब इसमें देखो, आप समझिए, अगर आप इसको इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा सर, इससे हमारी इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो वैल्यू कम हो जाएगी। और सर अगर इन्वेंट्री की वैल्यू अगर हमारी कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा सर, अगर इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली फिर हमें प्रॉफिट भी इस साल कम होगा। तो हमें नोट्स टू अकाउंट्स में ये चीज शो करनी चाहिए। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। नाउ एज पर पैरा 12 ऑफ AS to revise, interest and other borrowing costs are usually considered as not relating to bringing the inventory to their present location। तो बोला AS to तो बोलता है कि भैया जनरली तो है ना, इस तरह की जो आपके इंटरेस्ट रिलेटेड पेमेंट होते हैं उनको इन्वेंट्री कॉस्ट में हमें ऐड नहीं करना चाहिए। बोले जनरल ट्रीटमेंट तो ये है। चलो, टू देयर प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन, देयरफॉर यूजुअली नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो बोला नॉर्मली इसलिए इसको इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं करते। ये तो हो गया जनरल प्रिंसिपल। आगे, एक्स लिमिटेड वाज इन प्रैक्टिस टू चार्ज द कॉस्ट फॉर डिले इन द कॉटन क्लियरिंग इन द क्लोजिंग स्टॉक। तो इनकी तो प्रैक्टिस है, ये तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करते हैं। Now X Limited decided to change the valuation procedure of closing stock. This treatment will be considered as change in the accounting policy। क्योंकि आपने क्या करा, आपने तरीके बदल दिया, तो ये क्या माना जाएगा सर, ये चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा। इन सच फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज एज पर AS1। और ये बोल रहा है हमें इसे एज पर AS1 क्या करना चाहिए सर, डिस्क्लोज भी करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं कंक्लूजन पे। नाउ एनी चेंज इन द अमाउंट मेंशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच विल इफेक्ट द फाइनेंशियल पोर्शन ऑफ द कंपनी शुड बी डिस्क्लोज प्रॉपर्ली एज पर AS1 and 2 and AS5। तभी हमको नोट बना के देना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस साल जो पैसा स्टॉक में ऐड नहीं किया है, इसकी वजह से स्टॉक का वैल्यूएशन कम आएगा, तो इस साल का प्रॉफिट भी हमारा कम आएगा। हाँ, अगर हम पुराना मेथड लगाते तो हमारा इस साल का प्रॉफिट 5 लाख ज्यादा आता। Now a note should be given in the annual account that had the company followed earlier system of the valuation of closing stock, कि अगर कंपनी पुराना वाला मेथड फॉलो करती then profit before tax would have been higher than 5 लाख। तो उस केस में हमारा जो प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपए ज्यादा होता। चलिए बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आज आपके साथ डिस्कस करे हैं जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के थे। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो, क्योंकि इस वाले एस में से आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चन भी काफी सारे आते हैं, है ना, तो हम प्रैक्टिकल भी डिस्कस करेंगे और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन और हैं वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज CA संदीप दयाल। बाय बाय।